वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हम लोग जो बात कर रहे थे, याद होगा शायद, कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल पे बात कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि जो रदरफोर्ड साहब ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो घूम रहा था किसके चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमने देखा कि वो अनस्टेबल था, कुछ देर के बाद जाके न्यूक्लियस में फॉल हो चुका था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो एक्सेलरेटेड मोशन था। वो ड्यूरिंग इंटरवल अपना एनर्जी लूज कर रहा था और जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में फॉल हो गया था, अनस्टेबल हो गया था। तो चलिए इससे आगे अब देखते हैं कि आखिरकार स्ट्रक्चर है कैसा, है ना। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं मिस्टर नील बोर, उनकी मेहनतें हैं और उनका एक जो है एक्सपेरिमेंट है और उसकी जो थ्योरीज़ हैं उस पर आज हमारा डिस्कशन होगा। तो आइए हम बात करते हैं नील बोर्स थ्योरी, है ना। चचा ने क्या बताया, इतना तो क्लियर हो चुका था कि ये सपोज दैट एटम है, तो एटम के जो सेंटर है उसको न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब जो रदरफोर्ड साहब ने जो बातें कही थी उसमें थोड़ा सा जो है उसमें क्या क्या एडवांसमेंट आया, उसमें थोड़ी सी बात तब्दीली आई। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करेंगे सर्कुलर पाथ पे ही, लेकिन उनका अपना एक एनर्जी लेवल होगा। एक नई बात आ रही है यहाँ पे, क्या कहा कि उसका अपना एक एनर्जी लेवल होगा, उसका अपना एक शेल होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाँ विल मूव around the nucleus in a particular shell या फिर ऑर्बिट या फिर जो है एनर्जी लेवल। अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़े कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे सर्कुलर पाथ ही मूव करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड ही मूव करेंगे, लेकिन क्या कि उसका अपना एक शेल होगा, उसका एक अपना ऑर्बिट होगा, उसका एक अपना एनर्जी लेवल होगा। एक ही नाम है, कुछ लोग उसको शेल कहते हैं, कुछ लोग उसको ऑर्बिट कहते हैं, हाँ, और कुछ लोग उसको एनर्जी लेवल कहते हैं। होता है ना किसी आदमी का, फॉर एग्जाम्पल घर में नाम है कलवा, है ना, स्कूल में कलीम हो गया, पढ़ लिख के कुछ बन गया तो कलीमुद्दीन हो गया। तो आदमी वही था ना, कलवा, कलीम, कलीमुद्दीन। उसी तरह से नाम कुछ लोग शेल बोलते हैं, कुछ लोग ऑर्बिट बोलते हैं, कुछ लोग जो है उसको एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक बात ये आई कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रिवॉल्व करेगा, अपने एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करेगा, तो एनर्जी लूज नहीं करने वाला है। ठीक है, उसका अपना घर है, वो अपने घर में घूम रहा है, तो वहाँ पर एनर्जी लूज की बात नहीं आएगी। वो जो खतरा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब घूमता है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, एनर्जी लूज करेगा, सर्कुलर पाथ पे जब घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड हो गया। एक्सक्यूज मी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो अपने शेल में घूम रहा है, अपने घर पे घूम रहा है, अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। जब अपने शेल पे घूमेगा, अपने ऑर्बिट पे घूमेगा, अपने घर में घूमेगा, तो भला एनर्जी लूज नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आप हम बोलेंगे कि when electrons move in a shell या फिर ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, जो कह दें आप, एक ही बात है, एनर्जी लेवल, इट विल नॉट लूज इट्स एनर्जी। एनर्जी को लूज नहीं करेगा। चलिए, अब तो ये मामला क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के गिरने का खतरा खत्म हो गया। क्यों? कि इलेक्ट्रॉन अपने घर में घूम रहा है, अपने शेल में घूम रहा है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। जब अपने ऑर्बिट में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज नहीं करेगा तो जाहिर सी बात, अब एटम की स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि एटम जो है अब स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो ये नील बोर साहब का कॉन्सेप्ट था कि सब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। क्लियर हो गया मामला। चलिए, अब आते हैं वो एनर्जी लेवल है क्या क्या। ठीक है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी लेवल में कितना होगा, किस तरह होगा, उस पर हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। अब ये एटम है, ये आपका जो है क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है। अब देखिए, न्यूक्लियस के किसी भी एटम में पहली बात तो ये कितना शेल होंगे, इनफाइनाइट सेल्स होते हैं।
वो अकॉर्डिंग टू है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जाएंगे। तो पहली बात है कि इन एनी एटम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, अब मैं एक ही नाम लिखता हूँ, ऑर्बिट वगैरह एनर्जी लेवल एक ही बात है, सेल्स आर देयर, है ना, इनफाइनाइट सेल्स है। चलिए अब जरूरत कमी की पड़ेगी क्योंकि अलग हमारे पास एलिमेंट ही कितने 118 एलिमेंट ही है। तो आइए, तो अब यहाँ से हम लोग देखें कि साहब जो पहला सेल है, जो फर्स्ट सेल है, जो सबसे न्यूक्लियस के करीब में, उसका नाम बड़ा खूबसूरत है, के सेल है। क्या नाम है बेटा? के सेल। उसके बाद जो है एनर्जी लेवल है दैट इज एल शेल। उसके बाद जो है दैट इज एम शेल है। उसके बाद जो है दैट इज एन। तो इस तरह से हमने नाम दिया हुआ है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा करीब है ना, उसकी एनर्जी लेवल सबसे कम है, और जो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है। तो मिनिमम एनर्जी किसकी हो गई? बोलो, के सेल। तो मिनिमम एनर्जी हो गया के सेल का। मिनिमम एनर्जी जो हुआ वो हो गया के सेल का, ठीक है। और जो हम जो है न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो जो है एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम इसको अगर अरेंज करें अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा कम के, फिर एल, फिर एम, फिर एन एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब है तो इसका एनर्जी सबसे कम है। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी एल सेल का है, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी एम सेल का है, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी किसका है? एन सेल का। क्लियर है मामला यहाँ तक? तो पता ही चला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा अपने पर्टिकुलर शेल में। किस में रिवॉल्व करेगा? अपने शेल में, अपने घर में। और अपने घर में करेगा तो भैया एनर्जी लूज नहीं करेगा। अपने घर में सब लोग राजा होते हैं, है ना। तो ये अपने घर में है, मतलब अपने घर में भैया जो करें, है ना, डांस करें, घूमे, जो मर्जी है वो करें। तो यहाँ घूमेगा सर्कुलर पाथ पे अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन अपने शेल पे घूमेगा, अपने घर पे घूमेगा, ठीक है साहब। तो फिर बोला कि सब जो शेल है सबकी अपनी एनर्जी है, और अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल दे आर अरेंज्ड, इसलिए नाम भी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे कम एनर्जी के का, फिर एल का, फिर एम का, फिर एन का, सो ऑन, चलता रहेगा। जो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती गई एनर्जी बढ़ता गया, जो न्यूक्लियस के करीब आते गए एनर्जी घटता गया। क्लियर है मामला? चलो अब रहा सवाल कि साहब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो अगर हम देखें तो के सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। एल की बात करें तो मैक्सिमम जो होंगे तो वो हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम की बात करें तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। एन की बात करें तो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैपेसिटी है कि कोई सेल कितना इलेक्ट्रॉन्स अपने घर में रख सकता है। तो के सेल जो है उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम कैपेबिलिटी का। एल सेल का मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। एम कितना? 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा। एन कितना? मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेबिलिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स को रखने का है कि ये भाई हमारा सेल है, बड़ा सेल है, घर बड़ा है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, 32 हैं। हाँ, एम बोलता है कि हम तुमसे छोटा है तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम है वो, क्या है वो? बार बार मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम कैपेबिलिटी। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या कहते हैं साहब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, इन ए शेल, तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं 2n स्क्वायर। क्या यूज करते हैं? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का मतलब वेर n इज द नंबर ऑफ सेल, n जो है वो नंबर ऑफ क्या है? सेल है। अब देखो n की वैल्यू 1 हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। 2 इलेक्ट्रॉन था ना के में। n की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? उसी तरह से m की बात करें तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 हो गया।
उसी तरह n की बात करें 2 × 4 का स्क्वायर 32 हो गया। तो एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी शेल में दैट इज 2n²। n बोले तो नंबर ऑफ सेल, n की वैल्यू 1 है, 2 × 1 का स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। n की वैल्यू 2 हो गई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 हो गया। n की वैल्यू 3 हो गई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 3 3 9, 9 2 18 हो गया, है ना। तो 2n² के फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? 2n²। क्लास 9th में हम लोग है, बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू 1, n 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 2 × 1 2, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 2 18। तो ये कहानी है कुछ, है ना, नील बोर साहब की कि साहब जो एटम्स हैं उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, और वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल वो अपना अरेंज है। जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसकी एनर्जी सबसे कम है, और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द एनर्जी दे आर अरेंज्ड। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अब एक एटम है, घर है ना, एटम है। अब एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? सेल्स हैं। क्या है? सेल्स हैं। जाहिर सी बात है, पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, पांचवा सेल है। बोला कितने सेल होंगे? तो बोला इनफाइनाइट सेल्स है। कितने सेल हैं? इनफाइनाइट सेल्स हैं। बोला अरेंज कैसे हैं? कहते अकॉर्डिंग टू द एनर्जी। कम एनर्जी करीब में, और ज़्यादा एनर्जी थोड़ा दूर, और ज़्यादा एनर्जी और दूर, और ज़्यादा एनर्जी और दूर। तो पता ये चला अकॉर्डिंग टू द एनर्जी जो सेल्स है वो अरेंज हो गए। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं कि साहब हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर पे, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बात किया था। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कैसे करेंगे, है ना। तो एक तो मैं जनरली इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करता नहीं हूँ KL की शक्ल में, लेकिन फिर भी हाँ एक बार आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम एक्चुअली जो हम बात करेंगे वो SPDF में बात करते हैं, तो वो आप देखिएगा, ठीक है। तो पता चल गया कि जो है पहला शेल क्या हो गया? फर्स्ट शेल वो हो गया आपका K। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2n² 2। सेकेंड सेल L, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, M मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18, है ना, N मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32, सो ऑन। क्या फॉर्मूला यूज किया था हम लोगों ने? 2n², 2 × है ना n²। n बोले तो नंबर ऑफ सेल। पहले के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसलिए 2 हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे हाइड्रोजन, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही है ना साहब। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जो ये आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, एटॉमिक नंबर को। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, एटम के अंदर। उसी तरह से हम बात करेंगे लिथियम, 3 है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गए, है ना। अब आ जाते हैं और भी आगे, है ना। सोडियम की बात कर लें अगर, सोडियम का कितना है? 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 12 है, इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए, है ना। अल्युमिनियम की बात करें 13 है, इलेक्ट्रॉन्स 13 हो गए। तो इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे तो उसके एटॉमिक नंबर को देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या है। अब रहा सवाल अरेंजमेंट का, कि अरेंजमेंट कैसे होगा, किस तरह से अरेंज है। तो जो बेसिक है वो पहले बता दो, फिर उसके बाद जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ SPDF, उस पर हम बात करेंगे, है ना। पहले इसको आप समझ लें। अब जैसे इसकी बात करेंगे तो हमको मालूम है कि ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस। हम देखते हैं कि पहला ही शेल, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ना, तो जाहिर सी बात वो फर्स्ट सेल में ही हो गया। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो किस में हो गए? K शेल के अंदर आ गए। तो इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? K1, K में एक इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, यही ना होगा। अब बात करते हैं लिथियम, तो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम में अगर हम देखें तो न्यूक्लियस हो गया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 2। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, टो। अब दूसरे सेल की तरफ बढ़े, दूसरा सेल कौन है? L है। L में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। क्यों? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। तो 3 में क्या हुआ?
तो जाहिर सी बात है के में 2 आ गया और एल में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एल, के में कितना हो गया 2, एल में कितना हो गया 1, है ना। तो के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मैक्सिमम कैपेसिटी इसका मालूम है कितना है 2, तो इसमें 2 आ गया। इसमें बात करें तो इसमें 1 आ गया। उसी तरह से आ जाओ सोडियम के बारे में। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कैसे, इसको कहाँ अरेंज करूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस, ये हो गया पहला सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2, 11 है, अब भी 9 बच गया। दूसरे सेल में आते हैं, दूसरे सेल में कितने आ गए 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब भी एक बच रहा है, ये हो गया इसमें। तो इसका जो अगर हम बात करें यहीं पर कर लेता हूँ, ये आपने कर दिया था किसका, लिथियम का। अब यहाँ पे कितने हो गए, पहले में 2, दूसरे में मैक्सिमम 8 हो गया और तीसरे में कितने हो गए 1 हो गए, ये सोडियम का हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया 281, कितना हो गया 281 है ना। एल में 8, के में है ना 2, एम में 1 और यहाँ पे जो लिथियम था इसका एल में कितना था 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना था 21, इसका कितना हो गया 281। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे, है ना साहब। अब मान ले तो मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम में कितने हैं 12, क्या हो जाएगा बोलो साहब। न्यूक्लियस, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन मालूम है मैक्सिमम, दूसरा सेल मैक्सिमम कितना मालूम है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 और 2 चाहिए, 2 इसमें डाल दिया, 10 2 12। तो अब ये हो गया 2 8 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कि साहब के में कितना आ जाएगा, एल में कितना आ जाएगा, एम में कितना आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, समझ रहे बात को। तो इन तमाम तरह चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। और एक ले लेता हूँ मैं आपको, क्या ले लेता हूँ, सपोज दैट मैं बात कर लेता हूँ आर्गन 18, आर्गन 18 है ना, या फिर क्लोरीन 17 पहले देख लेते हैं, आर्गन छोड़िए, क्लोरीन कितना है 17। तो इसी तरह से हम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, किसका हो गया ये तो आपका हो गया था हाइड्रोजन का, ये हो गया था लिथियम का, ये हो गया था आपका सोडियम, ये हो गया आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इसी कितना हो गया 2 8 2, ये हो गया मैग्नीशियम। अब यहाँ पे क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 की बात करें तो पहले में 2 सिंपल, दूसरे में 8 बहुत ही सिंपल, 10 तक तो कोई मसला ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया। और तीसरे में कितना हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7। तो इसमें कितने हो गए, है ना, क्लोरीन में 2, एल में, के में 2, एल में 8, इसमें 7, ये हो गया आपका क्लोरीन। तो इस तरह से बहुत ही सिंपलेस्ट वे है किसका, कन्फिग्रेशन का। हम ये बता पा रहे हैं कि साहब के सेल में जो सबसे करीबी वाला सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो 2 ही है, इसलिए हम 2 रख रहे हैं। एल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है ना साहब। अगर हमको मैक्सिमम लिमिट तक जाना होगा तो वहाँ पर हम 8 ही रखते हैं। एल की बात करेंगे तो 8 हो गया। एम में मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हम 18 नहीं रखते हैं, 8 ही रख पाते हैं। अब इस पर एक अलग डिस्कशन हम करेंगे कि साहब एल में तो, एम में तो आपने मैक्सिमम कैपेसिटी 18 का बताया है, लेकिन हम उसमें 18 नहीं रखते हैं, 8 ही रखते हैं। आखिर वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं रब करूँ, मैं बात कर लूँ पोटासियम 19, तो पोटासियम 19 की अगर हम बात करें तो पहले सेल में कितना हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 आ ही सकता है। दूसरे में 8, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10। तीसरे में अब कितना आ गया सब 19 है, तो सब 10 तो जा चुका है, तीसरे में 9 आ सकता है क्योंकि तीसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है। तीसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 18 है, उस हिसाब से 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं रखते हैं, हम 8 ही रखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, अब 18 हो गया, एक बच गया। अब उसके लिए हम चौथे सेल की तरफ रूफ करते हैं, दैट इज M, दैट इज K पहला सेल, L दूसरा सेल, M तीसरा सेल, चौथा सेल जो हमारा N था हम उसकी तरफ रुक किए और उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर ऐसा क्यों है। अभी आपने कहा कि K में मैक्सिमम 2 तो आप रख रहे हैं, वैलिड है, L में मैक्सिमम 8 वैलिड है, M में मैक्सिमम 18 है, लेकिन आप 18 नहीं रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिल्कुल इस पर बात तो होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उसी तरह से L में हम देखेंगे 32 है, वहाँ पे भी हम 32 नहीं रखते हैं, 8 ही से काम चलाते हैं। आखिर ये 8 का जो फंडा है, 8 का क्या मामला है, इस पर एक डिस्कशन हमारा होना पड़ेगा और हम इस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने थोड़ा बहुत सीखा है, इस पर और लेक्चर्स बनेंगे और बातें होंगी इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, इफ़ यू फील गुड यू कैन ज्वाइन टू अस। स्पेक्ट्रम क्लासेस के नाम से है, दैट इज़ नियर SBI बैंक पश्चिम पाली में। थैंक यू वेरी मच।